हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी की ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी राजस्थान की भूगोल की क्लास में हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम थार का मरुस्थल अपना टॉपिक चल रहा था, जिसका हमने दो भागों में वर्गीकरण किया था। शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क। तो हमने शुष्क मरुस्थल का विस्तार देख चुके थे, पूरा किन जिलों में इसकी क्या विशेषताएं हैं। और हम आज बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये कितने जिलों में इसका विस्तार आ जाता है और इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यह राजस्थान में जो थार का मरुस्थल, उसमें किन जिलों में इसका विस्तार आ जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं। उससे पहले अगर हम बात करें कि इसकी किन किन के मध्य है, तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो अरावली पर्वतमाला है उसके मध्य में स्थित है। और जब हमने इसका विभाजन शुष्क और मरुस्थल वर्षा के आधार पर किया था, तो 0 से 20 सेंटीमीटर तक तो शुष्क मरुस्थल हो गया और 20 से 40 तक थार अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी थार का मरुस्थल 0 से 40 सेंटीमीटर बारिश के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था। तो इस प्रकार हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करें कि जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, भौगोलिक वर्गीकरण यानी किसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले, अगर इसकी परिभाषा देखें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो परिभाषा के रूप में हम लिखना चाहेंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित वह भूभाग जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर बात करना चाहिए इसका विस्तार, तो ये शुष्क रेतीले मैदान जो है उसके तो पूर्वी में और अरावली पर्वतमाला के अपने पश्चिम में आ जाता है। इसके जिलों की भी बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर इसका विस्तार देख लें हम, विस्तार में हम लिखना चाहेंगे शुष्क रेतीला मैदान है, जिसका हमने अध्ययन कर चुके पूरा, उसकी विशेषताएं क्या है, इस कौन से जिले में इसका विस्तार आ जाता है। तो बात करें कि शुष्क रेतीले शुष्क रेतीले मैदान के पूर्व में वह अरावली के पश्चिम में स्थित भाग, ठीक है, वो हो गया अर्ध शुष्क अपना प्रदेश। फिर हम बात करना चाहें कि इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है, उसकी अगर हम बात करना चाहें तो ये अपना हो गया मैप। इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे इसका विस्तार कहाँ पर आ जाता है, तो ये तो आ गई अरावली। फिर हमने अपने शुष्क और अर्ध शुष्क का अध्ययन किया था, तो देखा था तो 20 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा और अरावली के पश्चिम में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और मध्य से कौन सी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, इसका भी हम अध्ययन कर चुके थे, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। अब बात करें कि जो अपना अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसकी हम चर्चा करें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसकी उत्तरी सीमा का अगर हम निर्धारण की बात करना चाहेंगे, तो ये घग्गर प्रदेश आ जाता है, उत्तर की साइड में घग्गर प्रदेश निर्धारण करता है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा की अगर हम बात करें, तो अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और फिर बात करें कि पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाती है। फिर बात करें उत्तरी का, तो घग्गर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो हम बात करना चाहेंगे कि कौन सी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की हम बात कर रहे हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है।
पश्चिमी रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण। ठीक है, फिर बात करें 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की अगर हम बात करना चाहें तो ये अर्धशुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अर्धशुष्क प्रदेश की कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। अब बात करें कि जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो इसकी बात करें तो अर्धशुष्क प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण देखें तो वह आ जाता है घग्गर प्रदेश या घग्गर नदी। ठीक है, फिर बात करें कि अर्धशुष्क प्रदेश का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो वर्गीकरण की बात करना चाहिए। वर्गीकरण अर्धशुष्क प्रदेश का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो अर्धशुष्क प्रदेश का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। अब 4 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले घग्गर प्रदेश, इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं आ जाती है वो भी देखते हैं। फिर शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, फिर नागौर उच्च भूमि, चौथा गोडवाड़ प्रदेश आ जाता है। ठीक है, अब घग्गर प्रदेश में अगर हम बात करना चाहें कौन कौन से जिले शामिल है, शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, तो वो मैं आपको मैप में बताना चाहूँ तो ये घग्गर प्रदेश में गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिले आ जाते हैं। फिर शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, शेखावाटी प्रदेश में सीकर चूरू झुंझुनू जिले शामिल हो जाते हैं। शेखावाटी प्रदेश और ये घग्गर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, फिर जो बीच की मध्य की नागौर भूमि आ जाती है। ठीक है, फिर बात करना चाहें तो गोडवाड़ प्रदेश आ जाता है, लूणी बेसिन वाला एरिया, बाड़मेर जालौर सिरोही, तो ये लिख लेते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो ये हो गया अपना अर्धशुष्क प्रदेश, ये शुष्क, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये हाड़ौती का पठार और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का एरिया। इस प्रकार अपने राजस्थान का विस्तार हो जाता है। फिर हम बात करना चाहेंगे इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं सब प्रदेश में, तो इसमें तो आ जाते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। और शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले शामिल हो जाते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू और झुंझुनू। बात करें नागौर वाले में तो नागौर मेन मुख्य जिला नागौर आ जाता है। और गोडवाड़ प्रदेश की हम बात करें तो बाड़मेर जालौर सिरोही आ जाता है। तो इसमें यानी मुख्य नदी लूणी आ जाती है, तो लूणी बेसिन के जो भी ज़िले हैं वो ज़िले सब आ जाएंगे गोडवाड़ प्रदेश में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर प्रदेश की। नंबर 1 पर हम बात करेंगे घग्गर प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, इसमें कौन सी मुख्य नदी है। घग्गर प्रदेश, ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसल मुख्य आ जाती है और इसमें कौन सी मुख्य फसल है, कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं। सर्वाधिक अधिक यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन घग्गर प्रदेश में होता है संपूर्ण राजस्थान में, इसीलिए इसे राजस्थान का अन्न का भंडार भी गंगानगर जिले को कहते हैं। और सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में हम बात करें तो गेहूँ सर्वाधिक गंगानगर में होता है, चावल हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और
घग्गर प्रदेश को प्राचीन काल में यानी औद्योग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये अपना मैप आ जाता है इसमें। गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ से प्रवाहित होती हुई गंगानगर में बहती है, ठीक है। घग्गर नदी आ जाती है। अब बात करना चाहिए कि घग्गर नदी के नदी के द्वारा जो निर्मित प्रदेश है घग्गर हनुमानगढ़ यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान है उससे ही किस नाम से जाना जाता है, जो घग्गर नदी द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो प्रवाहित प्रदेश है उससे पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर हनुमानगढ़ की हम बात करें तो इसे नाली के नाम से, मुख्य रूप से नाली के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश में योद्धेय जाति का निवास स्थल था, जिसके कारण इसमें योद्धेय जाति का निवास स्थल होने के कारण ही इस प्रदेश को योद्धेय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करना चाहें कि गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं अपने गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी घग्गर नदी द्वारा तो निर्मित प्रदेश आ जाता है, निर्मित प्रदेश। निर्मित प्रदेश, ठीक है, उससे घग्गर प्रदेश हो गया। अब इसमें बात करेंगे प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, योद्धेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। योद्धेय प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाता है, क्योंकि योद्धेय प्रदेश इस प्राचीन काल में इसी योद्धेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था के नाम से। बात करें इसमें जिले तो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आ जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले शामिल है उसे योद्धेय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये हो गई बात। फिर बात करें कि जो घग्गर नदी द्वारा प्रवाहित गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्षेत्र है उसे पाट के नाम से जाना जाता है, और अगर आपसे हनुमानगढ़ में पूछा जाए तो नाली के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करें कि घग्गर नदी गंगानगर व हनुमानगढ़ घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है, पाट के नाम से प्रदेश है उसे पाट कहलाता है। अब बात करें कि इसको हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है स्थानीय नाम में, तो ये नाली के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जल संरक्षण का एक ऑप्शन जल संरक्षण यानी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो आपको ऑप्शन में 1 नाली ऑप्शन में मिलेगा, और 3 जो अपने यानी कोई परंपरागत और गैर परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि हैं वो दिए जा सकती है। खड़ी हो गई, एक नाली दिया जा सकता है, तो अपना नाली ऑप्शन हो जाएगा। यह जल संरक्षण की विधि ना होकर ये प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो हो गई ये बात अपनी। फिर हम बात करेंगे जो अपना घग्गर प्रदेश आ जाता है, जो अपना घग्गर प्रदेश आ जाता है वो सर्वाधिक फसल के लिए मैं बताया था कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र वाला क्षेत्र है। रायपुर संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला क्षेत्र आ जाता है। तो बात करें कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन की बात करें तो वो गंगानगर में आ जाता है।
गेहूं उत्पादन सर्वाधिक पूछा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है गंगानगर। अगर आपसे चावल पूछा जाए कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो चावल का हनुमानगढ़ आ जाता है। हनुमानगढ़ में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी घग्गर प्रदेश है उसमें गेहूं का भी सर्वाधिक आ जाता है, चावल का सर्वाधिक आ जाता है, क्योंकि जो अपना घग्गर प्रदेश है उसमें जो गंग नहरें यानी नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसी कारण नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, इसी कारण क्या होता है कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन, चावल का उत्पादन भी होता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगानगर को अन्न के कटोरे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब बात करें कि अगर चावल में बासमती चावल की बात करें तो वो भी हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आ जाता है। अमेरिकन अगर कपास की बात करें तो वो हनुमानगढ़ में आ जाता है। बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से आपसे सिंचित क्षेत्र पूछा जाए, नहरों से सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से, अगर हम राजस्थान में गंगनगर प्रदेश में अगर नहरों की बात करें कौन कौन सी नहरें आ जाती है तो गंग नहर आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट गंग नहर। फिर भाखड़ा नहर की बात कर लेते हैं, भाखड़ा नहर। और बात करना चाहें तो सिद्धमुख नहर आ जाती है, सिद्धमुख नहर। ठीक है, फिर और बात करना चाहें एक नहर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है इंदिरा गांधी नहर, जो भी गंगानगर हनुमानगढ़ में अपना जल प्रवाहित करती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान में ये सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है, जिसके कारण यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सेम की समस्या है। क्योंकि इसकी समस्या की अगर हम बात करना चाहें जो जल उत्प्लावन की समस्या है, जिससे नहरी क्षेत्र के जो आसपास की भूमि है वहाँ से जल रिसाव या केशाकर्षण पद्धति के कारण भूपटल की ऊपरी परत पर है वहाँ पर दलदली हो गई है। क्योंकि जो जल रिसाव के कारण नहरी क्षेत्र पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी से अपने आप जल रिस रहा है, जिससे यहाँ की भूमि दलदली हो गई है, जिससे इसमें लवणीयता की मात्रा है वो इस मिट्टी में अधिक बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी गंग नहर देख ली हमने, गंग नहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नहर, इंदिरा गांधी नहर आ गई। अब बात करें घग्गर प्रदेश है, उसको आपको कहीं घग्गर दोआब प्रदेश भी नाम देखने को मिल सकता है, घग्गर दोआब प्रदेश। तो दोआब का क्या अर्थ होता है कि दो नदियों के मध्य का भाग, दोआब, दो नदियों के मध्य का भाग को दोआब प्रदेश कहते हैं। तो हम बात करेंगे जो अपना घग्गर प्रदेश है कि दोआब का उदाहरण है, तो हाँ घग्गर प्रदेश है वो दोआब का उदाहरण है, क्योंकि जो अपना घग्गर प्रदेश है उसमें रेवेरना मिट्टी का यानी मिट्टी है वो सर्वाधिक है, और ये सतलज और घग्गर नदी के मध्य का भाग है। सतलज नदी, घग्गर नदी गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रवाहित होती है, और सतलज नदी है उसके मध्य स्थित भाग है, इसके कारण यह दोआब प्रदेश का उदाहरण है। तो घग्गर प्रदेश है वो घग्गर दोआब प्रदेश का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बात करना चाहें तो सतलज और कौन सी नदी, घग्गर नदी के मध्य का प्रदेश होने के कारण इसको घग्गर दोआब की संज्ञा दी। प्रदेश सतलज और घग्गर नदी के मध्य का प्रदेश होने के कारण घग्गर दोआब प्रदेश की संज्ञा। अगर इसमें मिट्टी की हम बात करना चाहें घग्गर प्रदेश में तो रेवेरिना मृदा का सर्वाधिक विस्तार आ जाता है। इसकी हम बात करें तो कृषि विभाग ने घग्गर दोआब प्रदेश में मिली है ये मिट्टी कृषि विभाग द्वारा। और सर्वाधिक अगर रेवेरिना मिट्टी की बात करें तो गंगानगर में, जो कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के लिए ये उत्तरदायी आ जाती है रेवेरिना मिट्टी में।
गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं तो सर्वाधिक अपने गंगानगर में होता है। तो इसमें गेहूं की मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयोगी गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी आ जाती है। ठीक है, ये होगी रेवेलिना मिट्टी की बात। फिर हम बात करना चाहेंगे इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें। रेवेलिना मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार तो वो जिला आ जाता है कौन सा, गंगानगर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी क्षेत्र देखी और उसका विभाजन किया। आप कल इसके आगे का जो अपना और आ जाती है वो बात पढ़ेंगे। बाद में शेखावटी प्रदेश क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से जिले शामिल है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। बाद में गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन वाला एरिया पढ़कर बाद में हम थार के मरुस्थल का पूरा अपना संपूर्ण अध्ययन होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।